आगे है दोस्तों न्यायपालिका। न्यायपालिका अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन है। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान है। न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 125 में है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान है। न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 125 में है। अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 126 में है। अनुच्छेद 126 में है। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। ये मामला अनुच्छेद 143 में रखा गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है उसको रखा गया। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 ये बताता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की जो पोस्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में बताया गया है। अनुच्छेद 148 में ये बताया गया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी का उल्लेख, और सीएजी का कर्तव्य और शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में बताई गई है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। सीएजी का कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 100 आगे राज्य की कार्यपालिका। जो राज्य की कार्यपालिका, इतनी देर तो हमने संघ की कार्यपालिका पढ़ी, अब जो केंद्र की होती है अब पढ़ रहे हैं राज्य की कार्यपालिका। इनसे जो संबंधित अनुच्छेद है उनको एक साथ रखा गया है। अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 राज्यों की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 152 राज्यों की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 152 राज्यों की परिभाषा बताता है दोस्तों। अनुच्छेद 153 ये राज्यपाल का उल्लेख करता है। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का जो उल्लेख हुआ है वो अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना वो राज्यपाल में निहित होगी, वो अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 155 अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल बताता है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 बताता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल बताता है। अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता को बताता है। राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए वो अनुच्छेद 157 में है। राज्यपाल के पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। राज्यपाल के पद की शर्तें अनुच्छेद 158 में है। अनुच्छेद 159 अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 161 इसमें राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की समाधान की शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा जो समाधान देने की शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में है। अनुच्छेद 162 अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका है उसके शक्ति का विस्तार वो अनुच्छेद 162 में है। अनुच्छेद 162 में। अनुच्छेद 163 ये बताता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख, मंत्रिपरिषद राज्य की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया उसका उल्लेख अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164 हमें यह बताता है दोस्तों कि राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा, ये अनुच्छेद 164 बोलता है। अनुच्छेद 65 ये बोलता है कि राज्य का महाधिवक्ता होगा।
एक राज्य का महाअधिवक्ता होगा, वो अनुच्छेद 165 में है। राज्य के महाअधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 है। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 ये कहता है कि राज्य सरकार की कार्य संचालन, राज्य सरकार की जो कार्य संचालन का उल्लेख है वो अनुच्छेद 166 में है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार की कार्य संचालन का उल्लेख है। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल को जो जानकारी देना होता है उनके संबंध में मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य बनता है वो अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जो जानकारी संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य उनके उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अब आ गए राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन के बारे में, राज्य के विधानमंडल के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। याद करना दोस्तों, याद करने साथ साथ मैं इतनी बार बोल रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद का गठन और उसको भंग करना, राज्य में विधान परिषद का गठन और उसको भंग करने का उल्लेख अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद का गठन और उसको भंग करने का उल्लेख है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में राज्य की विधान परिषदों का उल्लेख है। राज्य में जो विधान परिषदें होती है उनका उल्लेख अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 174 में विधानसभा के सत्र, सत्रावधान और उसके विघटन का उल्लेख है। विधानमंडल के सत्र, सत्रावधान और उसके विघटन का उल्लेख अनुच्छेद 174 में है। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल जो एक विशेष अभिभाषण देता है वो अनुच्छेद 176 में है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये अनुच्छेद 178 में है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 विधानसभा उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के तौर पर काम करने की शक्तियाँ, विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है उसके द्वारा अध्यक्ष के तौर पर काम करने की जो शक्तियाँ है वो अनुच्छेद 180 में है। अनुच्छेद 180 में विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के तौर पर काम करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 182 ये है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का गठन, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का गठन अनुच्छेद 182 में है। अनुच्छेद 187, अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय, राज्य विधानमंडल का जो सचिवालय है उसका गठन अनुच्छेद 187 में बताया गया है। राज्य विधानमंडल के सचिवालय ये अनुच्छेद 187 में है। अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 194 विधानमंडल व सदस्यों की शक्तियों का विशेष अधिकार, विधानमंडल व उनके सदस्यों की शक्तियाँ हैं उनके विशेष अधिकार को अनुच्छेद 194 में रखा गया है। अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है। विधानमंडल का जो धन विधेयक है उनकी परिभाषा को अनुच्छेद 199 में बताया गया है। दोस्तों जो भी मुख्य अनुच्छेद है उनको सारे अनुच्छेदों को बता दिया। जो अनुच्छेद पढ़ने के हिसाब से सही नहीं है उनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, तो टेंशन मत लेना। इसके अलावा एग्जाम में कोई दूसरे कुछ नहीं आने वाला है। 100% इन्हीं अनुच्छेदों में से आएंगे क्योंकि मुख्य जो थे वो पूरे करवा दिए गए आपको। अनुच्छेद 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा को बताता है। अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय बजट, जो राज्य सरकार द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट पेश किया जाता है वो अनुच्छेद 202 में बताया गया है। अनुच्छेद 202 में विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय बजट को बताया गया। अनुच्छेद 214 ये राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, इसके लिए ये चीज़ अनुच्छेद 214 में रखा गया है। अनुच्छेद 214 में राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान ये चीज़ रखी गई है। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 ये उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख करता है।
अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 216 करता है कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति और उनके पद की शर्तों को अनुच्छेद 217 में रखा गया है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ 219 अनुच्छेद 219 में रखा गया है। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ को रखा गया। अनुच्छेद 226 को उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। केंद्र सरकार द्वारा भी रिट जारी की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार जो उच्च सर्वोच्च न्यायालय होता है वो भी रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय भी रिट जारी करता है। वो अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा जो रिट जारी की जाती है उसका उल्लेख 226 में, अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये चीज़ अनुच्छेद 231 में रखी गई है। अनुच्छेद 231 में ये चीज़ रखी गई है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला में जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में बताई गई है। अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। अब आ गए केंद्र शासित प्रदेश, जो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। इसमें अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे होगा, ये 239 में है। और 241 अनुच्छेद, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए जो एक उच्च न्यायालय होगा उसका प्रावधान अनुच्छेद 241 में है। भाग 9 और 10 इसमें अनुच्छेद 243। भाग 9 और 10 में अनुच्छेद 243 पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के गठन का संरक्षण, उनकी शक्तियाँ एवं उनके उत्तरदायित्व का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 में पंचायत स्तर एवं नगरपालिकाओं के गठन का संरक्षण तथा उनकी शक्तियाँ, उनके उत्तरदायित्व का प्रावधान अनुच्छेद 243 में। ये भाग 9 और 10 में पंचायतों द्वारा और नगरपालिकाओं के बारे में भाग 9 और 10 में बताया गया। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का प्रशासन अनुच्छेद 244 में है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का प्रशासन, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 245 में संसद संपूर्ण देश या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद संपूर्ण देश या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। राज्य का भी इसी में है। मतलब 245 संसद संपूर्ण देश या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ऐसा का ऐसा राज्य अपने किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। ये भाग 11 में है और ये अनुच्छेद 245 में बताया गया है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में निहित होगी। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ संसद में, विधायी शक्तियाँ यानी कानूनन शक्तियाँ है वो संसद में निहित होगी। अनुच्छेद 248 में है। अनुच्छेद 248 में है। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय और निर्णय। मतलब दो राज्यों के बीच में जो नदियाँ चलती है उनके जल संबंधी विवाद होता है, उनके न्याय का निर्णय वो अनुच्छेद 262 में रखा गया है। अनुच्छेद 262 में रखा गया है। अनुच्छेद 263 ये अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन के बारे में बताता है। अंतर्राज्यीय के विकास परिषद के गठन के बारे में अनुच्छेद 263 बताता है। भाग 12 में वित्त संपत्ति और वाद। भाग 12 में वित्त संपत्ति और वाद है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। 267 में संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि को स्थापित कर सकती है। ये अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 267 में संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 275 में केंद्र द्वारा राज्य को सहायक अनुदान मिलना है। केंद्र के द्वारा राज्य को सहायक अनुदान मिलना, ये अनुच्छेद 275 में है। अनुच्छेद 280 में ये वित्त आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है।
अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिश है, वित्त आयोग की सिफारिश है अनुच्छेद 281 में है, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश है, वित्त आयोग की सिफारिश है अनुच्छेद 281 में है। भाग 13 और 14, भाग 13 और 14 इसमें अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख, ये अनुच्छेद 312 में है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध, संक्रमणकालीन उपबंध अनुच्छेद 313 में है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की गठन, संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ये अनुच्छेद 315 में है, अनुच्छेद 315 में है। संघ और राज्य के एक लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया। भाग 15, भाग 15 में जो अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा। अनुच्छेद 324 चुनाव के निर्देशन नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित होगी। जब जो राज्य या केंद्र में चुनाव होता है, इसका निर्देशन नियंत्रण संबंधी जो समस्त शक्तियाँ होती है ये चुनाव आयोग के पास निहित होगी, ये अनुच्छेद 324 बोलता है, ये अनुच्छेद 324 कहता है। अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जो वयस्क मताधिकार होता है के आधार पर होगा, मतलब जब 18 साल की उम्र में जो हम वोटिंग करते हैं उसका अधिकार अनुच्छेद 326 में बताया गया है। उसके बारे में 326 में उसका उल्लेख किया गया है कि लोकसभा व विधानसभा में जो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 330 भाग 16, भाग 16 में है अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण, ये अनुच्छेद 330 में बताया गया है। अनुच्छेद 331 इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, वह अनुच्छेद 331 में है। अनुच्छेद 331 में अनुच्छेद 332 ये विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण बोलता है। विधानसभा में जो एससी और एसटी के लिए आरक्षण है वो अनुच्छेद 332 में है। अनुच्छेद 332 ये कहता है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 333 ये विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 333 और लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 331 में है। अनुच्छेद 335 एससी एसटी ओबीसी के लिए विभिन्न पदों के लिए निम्न आरक्षण। अनुच्छेद 335 में जो एससी को, एसटी को या ओबीसी को जो विभिन्न पदों के लिए आरक्षण मिलता है उसके बारे में चर्चा 335 में है। अनुच्छेद 335 में अनुच्छेद 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन के बारे में बताया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन। अनुच्छेद 340 इसमें पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए, पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए अनुच्छेद 340 में उल्लेख है। अनुच्छेद 340 में उल्लेख पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग का गठन होता है, वो अनुच्छेद 340 में है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में होगी। जो संघ की राजभाषा है वो देवनागरी लिपि हिंदी होगी, देवनागरी लिपि हिंदी होगी, वो संघ की राजभाषा होगी, वो अनुच्छेद 143 में बताया गया है। अनुच्छेद 143 में जो भाग 17 शुरू हो चुका है। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा का उल्लेख, राज्यों में जो राजभाषा होती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 345 में है। भाग 18 ये यहाँ से काफ़ी बार सवाल फंसते हैं दोस्तों। भाग 18 से जो आपातकाल के भारत में जो आपातकाल घोषित हो उसके बारे में बताया गया, आपातकाल के बारे में। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि देश के किसी भाग की सुरक्षा, देश के किसी भी भाग की सुरक्षा या युद्ध, आक्रमण या सैन्य विद्रोह से खतरे में हैं, देश के किसी भी भाग की सुरक्षा, युद्ध, आक्रमण या सैन्य विद्रोह से खतरे में है तो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषणा की जा सकती है। उस समय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वो अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राज्य में जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और 356 में ये भी एक आपातकालीन है।
अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 359 ये बताता है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन किया जा सकता है। भाग तीन में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है मतलब अनुच्छेद 359 ये बोलता है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन, मतलब ऐसा जब आपातकाल घोषित हो जाएगी तो प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार को छीन लिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। जब वित्तीय आपातकाल, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वित्तीय आपात लगता है, वो 360 में है, अनुच्छेद 360 में। भाग 19 और 20 इसमें अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूतों का संरक्षण, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत का संरक्षण वो अनुच्छेद 361 में है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। इसके तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भाग 21 और 22 अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो अब हट गई है। पहले जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, वो अनुच्छेद 370 में बताई गई है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अनुच्छेद 371 वो विशेष राज्य के क्षेत्रों के विकास का उपबंध करता है। विशेष राज्य के क्षेत्रों के विकास का उपबंध जो राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड और मणिपुर, ये विशेष राज्य, इनके क्षेत्रों के विकास का उपबंध 371 में है। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम का वर्णन करता है। संक्षिप्त नाम का वर्णन अनुच्छेद 393 और अनुच्छेद 395 निरसन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 395 निरसन के बारे में बताता है। दोस्तों, मैंने अपने बहुत मेहनत की आपके लिए ये कंटेंट एकत्रित करके एक जगह पर बढ़ाना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये बहुत मेहनत से बनाया गया है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करना।